हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। B.F.Skinner की लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे आज। और इनकी लर्निंग थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। पैवलॉव की थ्योरी को क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं और B.F.Skinner की थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ऑपरेंट बिहेवियर में ऑपरेंट का क्या मतलब है? ऑपरेंट का मतलब है एक ऐसा बिहेवियर जो वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो स्किनर का मानना था कि हमारे अंदर दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक होता है जो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जिसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे स्वेटिंग, सलाइवेशन। दूसरा वो कह रहे हैं जो हमारा बिहेवियर होता है वो ऑपरेंट होता है, जो वॉलेंटरी होता है और अपनी मर्जी से होता है। हम अपनी मर्जी से करते हैं रिस्पॉन्ड, और किसी स्टिमुलाई को देख के करते हैं, मतलब एक स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में करते हैं। स्टिमुलाई कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको देख के आप रिस्पॉन्ड करते हो, सुन के रिएक्ट करते हो, जो भी आपकी सेंसेस से पास होके जाता है। तो ऑपरेंट क्यों नाम दिया है उसका? क्योंकि वो ऑपरेट करता है एक एनवायरनमेंट में। तो स्किनर की थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में उन्होंने किन चीज़ों को एम्फेसाइज किया है? सम पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर लाइक डिटर्मिनिज्म, एलिमेंटलिज्म, चेंजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिएक्टिविटी, नोएबिलिटी। इन सारी चीज़ों के बेस पे अपनी थ्योरी उन्होंने बनाई है कि हमारे अंदर एक डिटर्मिनिज्म होता है, हमारा बिहेवियर डिटर्मिन्ड होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं इसके, चेंजेबल होता है बिहेवियर, और ऑब्जेक्टिव होता है, और रिएक्टिविटी मतलब हम रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई को देख के, और नोएबिलिटी। तो आगे चलते हैं आप। इसमें जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, फिर शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट्स पढ़ेंगे, एवर्सिव स्टिमुलाई पढ़ेंगे, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट भी पढ़ेंगे, फिर आता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और शेपिंग, उसके बाद सुपरस्टिशियस बिहेवियर, फिर एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक रिस्पॉन्डेंट बिहेवियर होता है, एक ऑपरेंट होता है। रिस्पॉन्डेंट क्या होता है? जो ऑटोमेटिक होता है, जैसे आँखों को ब्लिंक करना, या हमारी प्यूपिल का कंस्ट्रिक्ट होना, सलाइवा मुंह में आना, स्वेटिंग, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसमें ये ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो दूसरा टाइप का बिहेवियर था जिसको बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर, जो वॉलेंट्री होता है, रेडिली आइडेंटिफाइबल स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस की वजह से कोई बिहेवियर होता है, वो स्टिमुलस ऐसा होता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वॉलेंट्री होता है, और उसमें मेन चीज़ ये होती है कि वो कितनी बार वो रिएक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अक्रेंस उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। एक नया वर्ड जो यहाँ पे आप सीख रहे हो वो है रीइंफोर्समेंट, जो कभी कभी क्लासिकल कंडीशनिंग में भी मैंने यूज़ किया है। रीइंफोर्समेंट यहाँ पे क्या है? एक ऐसी चीज़ है जो उस ऑपरेंट बिहेवियर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जा रहा है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है। सो ऑपरेंट क्या है? ऑपरेंट इज अ रिस्पॉन्स दैट ऑपरेट्स इन द एनवायरनमेंट एंड चेंजेस इट। तो जो रिस्पॉन्स हम एनवायरनमेंट में देते हैं अपने एनवायरनमेंट को बदलने के लिए, उसको ऑपरेंट रिस्पॉन्स कहते हैं। इसलिए इनकी थ्योरी का नाम भी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। इनकी थ्योरी में क्या था? एक स्किनर बॉक्स था, और स्किनर बॉक्स के अंदर एक केज टाइप का था, पिंजरा टाइप का था, और उसके अंदर एक लिवर था, बार एक बटन टाइप का था वॉल पे, उसको प्रेस करने से खाना आता था, फूड पैलेट, ठीक है। अब क्योंकि एनिमल्स के ऊपर हो रहा है तो यहाँ पे फूड ही इनका मेन जो स्टिमुलस है इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि खाने से ही एक एनिमल को खाना दिखा के ही उसका रिस्पॉन्स जल्दी से नोट किया जा सकता है। क्योंकि ह्यूमन के केस में तो हम बहुत सारी चीज़ें स्टिमुलस की तरह ले सकते हैं, लेकिन अब एनिमल के केस में सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स देखना है तो वो फूड के थ्रू हो सकता है। तो अगेन इनका बॉक्स था जिसके अंदर इन्होंने एक रैट को रखा हुआ था, और उस रैट को वो फूड पैलेट लेने के लिए, फूड का जो वो है, खाना है, वो लेने के लिए वो बार दबाना होता था, वो बटन दबाना होता था। तो अब वो क्या है? खाना वो एक रीइंफोर्समेंट है जो उस बिहेवियर को बार बार होने पे मजबूर करेगा। जब भी वो जो रैट है वो गलती से उस बार को दबाएगा तो उसको खाना मिलेगा, तो अगली बार वो फिर सोचेगा कि मैं दोबारा उसको दबाऊं ताकि मुझे और खाना मिले। So operant conditioning में it is essential that reinforcer be presented after the occurrence of response। तो जब भी रिस्पॉन्स मिले आपको reinforcement देनी है ताकि वो रिस्पॉन्स दोबारा आए।
Reinforcement is defined as anything that strengthens our tendency to behave in a particular way. तो कोई भी चीज़ आप चाहते हो कोई बार बार करे उस तरीके से, तो आप उसको reinforcement दो. एक बच्चे को आप चाहते हो कि वो बार बार आपकी बात सुने, तो आप उसको reinforcement दो उस टाइम पे, ताकि वो बार बार उस तरीके से बिहेव करे. reinforcement में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. reinforcement पॉजिटिव क्या होता है, जब आप उसको कोई ऐसी चीज़ दे रहे हो जो उसको पसंद है. नेगेटिव reinforcement क्या होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ उससे ले रहे हो जो उसको नहीं पसंद है, जो उसको चाहिए ही नहीं. कोई चीज़ परेशान कर रही है और आपने वो चीज़ आके हटा दिया जिससे उसको रिलैक्सेशन फील हुआ, तो वो नेगेटिव reinforcement है. वहाँ पे भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो लेकिन कोई चीज़ हटा के कर रहे हो. पनिशमेंट और नेगेटिव reinforcement में फ़र्क होता है. इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि पनिशमेंट और नेगेटिव reinforcement एक ही चीज़ है. पनिशमेंट मतलब आप उसको दुखी कर रहे हो, सामने वाले को किसी तरीके से आप उसको परेशान कर रहे हो. पनिशमेंट से भी बिहेवियर कम किया जा सकता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जब पनिशमेंट खत्म हो जाती है तो वो बिहेवियर दोबारा होने का चांस होता है. लेकिन नेगेटिव reinforcement इज़ बेटर, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, आप उसको रीइंफोर्स कर रहे हो. मतलब आप उसको परेशान नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ये उस चीज़ को हटा रहे हो उससे जो उसको परेशान करती है. पॉजिटिव मतलब उसको कोई चीज़ देना जो उसको अच्छी लग रही है, एडिंग समथिंग. नेगेटिव मतलब कोई चीज़ हटाना जो उसको नहीं अच्छी लगती है, वो चाहता नहीं है वो चीज़ हो और आपने हटा दिया उसको. तो ये होता है रीइंफोर्समेंट. और दोनों तरीक़ों से हम किसी के भी बिहेवियर को बार बार करने पे कंडीशन कर सकते हैं, उसकी आदत डाल सकते हैं बार बार रीइंफोर्समेंट के थ्रू. अब ये स्किनर का क्या था रीइंफोर्समेंट प्रोसेस में, कि रैट जो है वो पूरी केज में इधर उधर घूम रहा है और एक्सीडेंटली उसने वो लीवर प्रेस कर दिया, तो उसे खाना मिला एकदम से. अब उसको ये लगा कि मैंने कुछ तो ऐसा दबाया है जिसकी वजह से मेरे पास ये फूड आया है. तो उसने दोबारा कोशिश की ढूंढने की कि उसने क्या दबाया था. फिर जब उसने दोबारा गलती से वो लीवर दबाया, फिर से फूड आया. तो थोड़ी देर में उस रैट को ये आइडिया लग गया कि जब भी मैं ये लीवर दबा रहा हूँ तभी मेरे पास ये फूड आ रहा है. तो क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट उसको बार बार मिल रही थी, उसको वो बिहेवियर जो है उसको कंडीशनिंग हो गई और वो अगली बार थोड़ा जल्दी दबाने लग गया लीवर. तो इससे ये पता चला कि उन्होंने उसके बिहेवियर को वो कर दिया, कंडीशन कर दिया. अब वो अपनी मर्जी से दबा रहा है, ठीक है. लेकिन इसकी भी एक्सटेंशन होती है. एक्सटेंशन कैसे होती है कि अगर आप वो कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, आप उसको रीइंफोर्समेंट ही नहीं दे रहे, तो वो करना बंद कर देगा. वो बार बार लीवर दबा रहा है लेकिन कोई फूड नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो लीवर दबाना बंद कर देगा. और स्पॉन्टेनियस रिकवरी इसमें भी होती है. अब सडनली एक बार उसने दबाया और देखा कि फूड आ गया, तो उसको याद आ जाएगा कि यही वाला बार अगर मैं दबाऊंगा तो फूड आएगा. तो इसमें भी सेम वैसे ही एक्सटेंशन होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग होती है. इसमें शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे, जिसका मतलब है कि रीइंफोर्समेंट हमें कब कब देनी चाहिए. क्या हर बार ही रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए जितनी बार रिस्पॉन्स मिल रहा है. जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या हर बार जब वो पढ़ने बैठेगा तब आप उसको अप्रिशिएट करोगे, कि या आप उसको एक हफ्ते बाद करोगे, या कब करोगे. तो वो शेड्यूल होता है. शेड्यूल में एक तो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट होती है कि हर बार आपने करना है रीइंफोर्स. जितनी बार उसने लीवर दबाया उतनी बार उसे फूड मिल रहा है. जितनी बार कोई बच्चा पढ़ने बैठा उतनी बार आप उसको तारीफ कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो. ये तो हो गया कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने एक दो बार बीच में करना भूल गए बच्चे को तारीफ, तो वो अगली बार से वो पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा. तो कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में एक्सटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको आदत है कंटिन्यूसली रीइंफोर्समेंट लेने की. बीच में कभी मिस कर दिया तो वो ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक है. इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप बीच बीच में ब्रेक दे दे के रीइंफोर्समेंट देते हो, जिससे क्या है कि सामने वाले को ये चीज़ पता ना चले कि उसे रीइंफोर्समेंट कब मिलेगी, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट ना कर पाए कि उसे कब रिस्पॉन्ड करना है और कब नहीं करना है. तो ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है, इस वजह से ज़्यादा देर तक रिस्पॉन्स मिलता है. इसमें पहला है फिक्स रेशो शेड्यूल. फिक्स रेशो मतलब फिक्स रेशो का मतलब होता है कि आप फिक्स टाइम के बाद दे रहे हो. If the rat presses the lever 3 times, he gets reinforcement. फिक्स टाइम नहीं, सॉरी, रेशियो का मतलब अमाउंट होता है, इंटरवल का मतलब टाइम होता है. मैंने यहाँ थोड़ा गलत बोल दिया. रेशियो का मतलब होता है अमाउंट और इंटरवल का मतलब होता है टाइम.
तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फिक्स रेशो का मतलब कितनी बार वो रिस्पॉन्स करे तब आप उसको रीइंफोर्समेंट दोगे। तो यहाँ पे उसने 3 बार दबाया, आपने उसको रीइंफोर्समेंट दी, अगली बार फिर 3 बार दबाया, आपने उसको रीइंफोर्समेंट दी। तो ये हो गया फिक्स रेशो। तो ऐसे फिक्स टाइम है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स है। ऐसे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं जब तक 3 बार रिस्पॉन्स नहीं करूँगा मुझे खाना नहीं मिलेगा। और सेम केस है बच्चों के साथ, उनको आइडिया लग जाएगा कि जब तक हम हफ्ते में 3 दिन बैठ के नहीं पढ़ेंगे हमें आगे अपनी मनपसंद चीज़ नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या है, फिक्स हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि इतना करेंगे उसके बाद ही मिलेगा रीइंफोर्समेंट। तो इसमें क्या वो होता है कि बच्चे जो है या जो भी सामने वाला है वो फटाफट अपने 3 टाइम पूरे करके थोड़ी देर बैठ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगले 3 कर लूँगा मैं फटाफट तो मुझे मिल ही जाएगी रीइंफोर्समेंट। तो 3 बार ही पूरी कर ली अपनी, या 3 बार या 20 बार जो भी है वो टाइम आप डिसाइड करोगे, रेशो अमाउंट आप डिसाइड करोगे। लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है कि मैं इतना काम करूँगा तब मुझे मिल जाएगा, तो वो फटाफट अपना काम करके खाली बैठ जाता है। ऐसे ही फिक्स्ड इंटरवल में टाइम फिक्स होता है, 20 सेकंड बाद दोगे या 5 मिनट बाद दोगे या 1 हफ्ते बाद मिलेगा। बच्चे को पता है कि मेरे को 1 हफ्ते बाद ही मेरा फेवरेट गेम खेलने को मिलेगा जब मैं 1 हफ्ता पढ़ूंगा। तो ये फिक्स इंटरवल हो गया। तो उसको 1 हफ्ते में कम से कम 1 बार ही पढ़ने बैठना ही पड़ेगा, तब उसे 1 हफ्ते बाद मिलेगा, मतलब एक एटलीस्ट 1 बार ही बैठना पड़ेगा। तो इफ द रैट प्रेसेस द लीवर एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज, अब रैट अगर 20 सेकंड में 1 बार दबा देता है तो उसको 20 सेकंड बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगी। अब वो 20 सेकंड के अंदर अंदर हो सकता है 1 से ज़्यादा बार भी दबाए, हो सकता है 20 सेकंड के अंदर वो 10 बार दबा रहा है, लेकिन उसको रीइंफोर्समेंट 1 ही बार मिलेगी 20 सेकंड बाद, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वो 1 ही बार दबाएगा, वो 20 सेकंड के गैप में 1 ही बार दबाएगा वो लीवर, वो 5 बार नहीं दबाएगा या 10 बार नहीं दबाएगा, क्योंकि उसे ये आइडिया लग जाएगा कि 1 ही बार दबाने से तो रीइंफोर्समेंट मिल रही है, चाहे मैं 1 बार काम करूँ चाहे मैं 5 बार काम करूँ, रीइंफोर्समेंट मुझे 1 ही बार मिलनी है। तो यहाँ पे उसको पता है कि इतने टाइम बाद रीइंफोर्समेंट मिल ही जाएगी, तो मैं खाली 1 बार दबा के बैठ जाता हूँ आराम से। तो यहाँ पे भी जब दोनों चीज़ें फिक्स है ना, तो सामने वाले को आइडिया लग जाता है कि मुझे इतनी देर करना है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि उसको सामने वाले को एडवांटेज होती है, वो कैलकुलेट कर सकता है कब रिस्पॉन्ड करना है। जैसे क्लास टेस्ट है, आपको पता है कि मंडे ही होता है, तो पूरा हफ्ता आप मत पढ़ो, संडे को पढ़ लो मंडे के टेस्ट के लिए। तो उसमें क्या है, आपको पता है ऑलरेडी कब होगा टेस्ट, तो उसमें आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं वेरिएबल रेशियो और वेरिएबल शेड्यूल। इसमें क्या होता है, पता नहीं होता है कि कब कोई चीज़ हो जाए, और आपको रिस्पॉन्स उस हिसाब से अपना अपडेट रखना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले वेरिएबल रेशियो है। वेरिएबल रेशियो मतलब कितनी बार वो प्रेस करे तो उसको खाना मिले, उसको नहीं पता है। कभी 3 बार प्रेस करने पे मिल रहा है, कभी 10 बार प्रेस करने पे खाना मिल रहा है, कभी 1 ही बार में मिल जाता है, कभी 7 बार में। अब उससे वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि मुझे कितनी बार दबाना है फिर मैं रेस्ट कर सकता हूँ, तो वो हमेशा ट्राई करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। तो जैसे आपको ये नहीं पता कि कितने चैप्टर फिक्स हैं, कभी 1 चैप्टर आ जाते हैं, कभी 4 चैप्टर आए, तो आप क्या करोगे, आप पूरा सिलेबस रिवाइज करते रहोगे। लेकिन अगर आपको पता होगा 4 ही आने, तो आप 4 ही चैप्टर रिवाइज करोगे। तो इसमें क्या है, जब वेरिएबल रेशियो होता है तो अमाउंट का पता नहीं होता, तो उससे सामने वाला जो है बार बार उस चीज़ को करता रहता है रिस्पॉन्स। वेरिएबल इंटरवल में टाइम का फिक्स नहीं होता, कभी 20 सेकंड बाद मिल रहा है, कभी 5 सेकंड बाद, कभी बहुत देर बाद 35 के सेकंड्स के बाद। तो वहाँ पे भी उसको लगातार अपना रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा। जैसे आपको नहीं पता है कि टेस्ट कब हो जाए, सरप्राइजिंगली कभी भी टेस्ट हो सकता है, तो आपको डेली पढ़ के जाना पड़ेगा। तो वेरिएबल ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें एक्सटेंशन कम होती है रिस्पॉन्स की, क्योंकि वो रेगुलरली रिस्पॉन्स होता ही रहता है, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होता कि कब रीइंफोर्समेंट मिलेगी। तो ये है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। फिर आता है एवर्सिव स्टिमुलाई। एवर्सिव स्टिमुलाई हमने पिछली थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। ठीक है, अब यहाँ तो वो चीज़ आपके ऊपर ज़बरदस्ती डाली जाए तो वो पनिशमेंट हो जाएगी, अगर वो चीज़ हटा दी जाए तो वो रीइंफोर्समेंट हो जाएगी। एवर्सिव का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें अनप्लेजेंट या पेनफुल लगती है। So, aversive stimulus describe the form of conditioning known as punishment. If you shock a rat for making response, अगर हम रिस्पॉन्स करने पर रैट को शॉक दे रहे हैं तो फिर वो पनिशमेंट हो गया ना, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ वो रिस्पॉन्स देना कम कर देगा।
On the other hand, if you remove an already active aversive stimulus after a rat or baby performs, लेकिन अगर आप वो aversive stimulus हटा दो, मान लो वो शॉक उसको लग रहा है, उसने बार दबाया, आपने शॉक बंद कर दिया, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगी कि जब भी मैं बार दबाऊंगा मेरा को शॉक लगना बंद हो जाएगा, तो मुझे ये बार दबाना है। ऐसे ही बेबी को बेबी या किसी बच्चे को सपोज उसको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, कुछ काम ऐसा नहीं पसंद आ रहा है जो उसको अच्छा नहीं लगता करना, आपने उसे बोला ठीक है अगर वो बिहेव करेगा तो मैं उसको आपको काम करने के लिए नहीं बोलूँगा, तो वो अगली बार बिहेव करेगा प्रॉपरली, क्योंकि उसे पता है कि उसकी वो जो चीज़ उसको नहीं पसंद है वो आप हटा लोगे, तो वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एवर्सिव स्टिमुलाई को अगर आप किसी के ऊपर थोपते हो ज़बरदस्ती तो वो पनिशमेंट हो जाता है, अगर आप किसी से वो चीज़ हटा लेते हो तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाता है। दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है, पनिश करना कि नेगेटिवली रीइंफोर्स करना? पनिशमेंट किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है, जैसे ही आप पनिश दे के चले जाते हो तो वो रिस्पॉन्स फिर से आना शुरू हो जाता है, तो पनिशमेंट जो है वो काम नहीं करती है परमानेंटली, इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना ज़्यादा बेटर है। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको डायरेक्ट प्लेजर नहीं मिलता है लेकिन आप उससे प्लेजर खरीद सकते हो। जैसे सपोज फूड, वाटर और सेक्स, तो इन्होंने बोला है कि ये तो प्राइमरी रीइंफोर्सर्स है, लेकिन अगर आपको मनी दे दिया जाए जिससे आप फूड खरीद सकते हो या वाटर खरीद सकते हो तो वो सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, क्योंकि आप उससे प्राइमरी खरीद पा रहे हो। A neutral stimulus presented at the time of delivering the response also tends to acquire the reinforcing ability. For example, in Skinner box, at the time of delivering reinforcement, the sound of click. ये कह रहे हैं कि मान लो वो reinforcement देते टाइम एक क्लिक का साउंड निकाले अगर, तो वो क्लिक का साउंड भी उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि जब भी क्लिक का साउंड आएगा तो मुझे खाना मिलेगा, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी रीइंफोर्सर हो गया। और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स क्या करते हैं, वो आपको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि इससे आप प्राइमरी रीइंफोर्सर ले सकते हो। मनी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि मनी एक सेकेंडरी रीइंफोर्सर है जिससे आप अपने प्राइमरी रीइंफोर्सर्स खरीद सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। फिर आता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और शेपिंग। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन को ही शेपिंग बोलते हैं। ये ज़्यादातर एनिमल्स के केस में यूज़ होता है, मतलब इसकी स्टडीज़ एनिमल्स के केसेस में ज़्यादा हुई है, ह्यूमंस में भी ये हो सकता है इसका इफ़ेक्ट होता हो। इसका मतलब है कि आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप उसको अप्रिशिएट करते हो, रीइंफोर्स करते हो जब तक वो उस तरीके से बिहेव ना करे जो आपको चाहिए। जैसे इसमें क्या है कि एनिमल्स को उस तरीके से बिहेव करना सिखाते हैं जिस तरीके से आप चाहते हो। जैसे आपने किसी डॉग को क्रॉल करना सिखाना है, क्रॉल नहीं सॉरी मैं बेबी का एग्जांपल देती हूँ ज़्यादा बेटर है। जैसे आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब पहले वो सिर्फ लेटते हैं, उनको उठ के चलना बैठना नहीं आता होता, फिर वो धीरे धीरे रोल ओवर होना सीखते हैं, ऐसे पलटते हैं ना साइड, इधर को पलटते हैं लेफ्ट राइट दोनों साइड, तो पलटना सीखते हैं, तो पेरेंट्स उनको देख के खुश होते हैं तो उनको रीइंफोर्समेंट मिलती है। फिर वो थोड़ा सा जब उठ के बैठना सीखते हैं तो पेरेंट्स खुश होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं तो उनको और रीइंफोर्समेंट मिलती है। और उसके बाद धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वो पकड़ के खड़े होकर चलना सीखते हैं और फाइनली वो अपने आप चलना सीख जाते हैं। तो क्योंकि हम उनको स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं इसलिए उनकी शेपिंग होती रहती है। अगर आप उनको स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्समेंट नहीं दोगे, उनको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि अगर वो क्रॉल कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है या फिर अगर वो पलट रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, तो वो उनके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आएगी वो चीज़ करने में। तो अगर किसी के बिहेवियर को फाइनल बिहेवियर आउटकम चाहिए आपको, और उससे पहले वो छोटे छोटे स्टेप्स जो ले रहा है हर स्टेप पे आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, तो वो उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं शेपिंग या फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। इट इन्वॉल्व्स रीइंफोर्सिंग अ बिहेवियर ओनली वेगली सिमिलर टू वन डिजायर्ड। तो जब तक वो फाइनल बिहेवियर उसका आ नहीं जाता तब तक आप बीच बीच में उसको रीइंफोर्समेंट देते रहते हो। उसके बाद सुपरस्टिशियस बिहेवियर क्या होता है, जब कई बार हमें लगता है कि हमारे रिस्पॉन्स करने से हमें रीइंफोर्समेंट मिली है लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, रिस्पॉन्स की वजह से नहीं मिली होती रीइंफोर्समेंट।
इसका एग्जांपल एक जो इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है, जिससे आप अच्छा समझ सकते हो कि सपोज आपके सामने से कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, उस दिन आपका काम खराब हो जाए, तो आपके अंदर ये कंडीशनिंग हो जाती है कि ऐसा होने से इस तरीके से काम खराब हो जाता है। तो आप क्या करोगे, आपके अंदर एक सुपरस्टिशियस बिहेवियर आ गया, अब आप उस तरीके से क्या करोगे, उसको अवॉइड करोगे ऐसी कोई भी चीज़। तो जब किसी बिहेवियर की वजह से, कोई रिस्पॉन्स की वजह से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव या पनिशमेंट, कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाए आपको जो आपने सोचा नहीं था कि उसकी वजह से होगी, तो बाद में आपके अंदर एक कंडीशनिंग हो जाती है कि वैसा रिस्पॉन्स किया इसलिए ऐसा हुआ। तो स्किनर ने कहा है कि रीइंफोर्समेंट हैपन्स टू अकर प्योरली ड्यू टू चांस। वहाँ पे बाई चांस ऐसा हो जाता है कि जो इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पे उसको एक पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिल जाती है या पनिशमेंट मिल जाती है। तो वो परमानेंटली उसके अंदर कंडीशनिंग हो जाती है कि अगर मैं ऐसे रिस्पॉन्स करूंगा तो मुझे इस तरीके से पनिशमेंट मिलेगी या रीइंफोर्समेंट मिलेगी। इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे पहले वो रेन डांस किया करते थे, रेन को बुलाने के लिए। पुराने टाइम में आपने ट्राइबल एरियाज में सुना होगा, रेन डांस वगैरह करते थे। तो क्या हुआ, बाई चांस एक दो बार रेन डांस करने पर एक्चुअली में रेनफॉल हो गई, तो उनको ये लगा कि इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें इस तरीके से रीइंफोर्समेंट मिलेगी। उनके माइंड में कंडीशनिंग हो गई कि ऐसे रिस्पॉन्स करने से बारिश आएगी। इसको बोलते हैं सुपरस्टिशियस बिहेवियर। फिर आता है एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर को हम कैसे नॉर्मल कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट लाइक रिप्रेस्ड विशेज, आइडेंटिटी क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईगो, सुपर ईगो। स्किनर कहते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं जो एक साइकोडायनामिक थ्योरी में बातें होती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है ईगो सुपर ईगो के बीच में, डिज़ायर्स होते हैं, रिप्रेस्ड विशेज होती हैं। तो इन सब चीज़ों का नहीं समझ में आता है, पर ये समझ आता है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसको नॉर्मल किया जा सकता है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। तो अगर आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दो, मतलब एक ऐसी चीज़ हटा दो जो उसको चाहिए, तो वो अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर सकता है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर है। सो स्किनर asserted that goal is simply to replace abnormal behavior with normal behavior. The undesirable behavior can be modified by manipulation of the environment in a manner determined by techniques of operant and respondent conditioning. तो अपनी ऑपरेंट और रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग के थ्रू कहते हैं कि एक अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिजायरेबल बिहेवियर में बदला जा सकता है। सो वी कैन एक्सटिंग्विश एन अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड रिप्लेस इट विद अ डिजायरेबल बिहेवियर। और ये सब इन्होंने यूज़ भी किए हैं अपने टेक्निक्स काफ़ी सारी चीज़ों पे, जैसे न्यूरोसिस हो गया, ऑटिज्म हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया। इसमें से एक टेक्निक इन्होंने बताई हुई है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी क्या होता है कि जब कोई आपके डिज़ायरेबल बिहेव करे तो आप उसको एक टोकन दो। टोकन में क्या दे सकते हो, जैसे पोकर चिप्स हो गई, टिकट्स हो गई, मनी हो गया, तो इस तरह की चीज़ें दो जिससे वो अपनी मनपसंद चीज़ें आगे खरीद सके। तो टोकन इकोनॉमी जैसे एक तरीके से वही बच्चों को कोई चीज़ आप देते हो ना खुश होके, वो कोई अच्छा काम करते हो तो आप उनको एक टॉफ़ी दे देते हो, ऐसे। तो उस टाइप से टोकन इकोनॉमी की टेक्निक होती है। तो ये इससे हम बिहेवियर को वो कर सकते हैं, नॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल कर सकते हैं। इवैल्यूएशन में क्या कह रहे हैं स्किनर की थ्योरी में? एक तो ये बोलते हैं कि इनकी जो थ्योरी है इसमें काफ़ी सारे साइंटिफिक और टेस्टेबल कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं साइंटिफिकली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी चीज़ इन्होंने बोली है उनको साइंटिफिकली देखा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। दूसरा, इन्होंने एनवायरनमेंट और सिचुएशनल वेरिएशंस को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया है यहाँ पे। जो सिचुएशन होती है, एनवायरनमेंट होता है, उसके बेस पे भी किस तरीके से बिहेवियर इफेक्ट होता है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट ये लिखा है कि इनकी थ्योरी यूज़ करके काफ़ी सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो है सक्सेसफुली ट्रीट किए जा सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि पर्सनालिटी को एज अ होल डिस्क्राइब नहीं किया है, खाली स्पेसिफिक बिहेवियर पे एम्फेसाइज किया है। पर्टिकुलर एक कंडीशनिंग के ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है, पूरी पर्सनालिटी को नहीं डिस्क्राइब किया है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात ही नहीं करी है कि कुछ लोग ज़्यादा केपेबल होते हैं लर्निंग के लिए, कुछ लोग नहीं होते हैं, उन चीज़ों पे बात ही नहीं करी है। इन डेप्थ केस स्टडी नहीं है किसी के ऊपर भी, और इसमें भी एनिमल्स के ऊपर काम ज़्यादा किया हुआ है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है यहाँ पे।
फिर कल्चरल सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज नॉट एक्सप्लेन्ड, कि कल्चरल सिमिलैरिटी भी तो होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चों की। जैसे ये बोलते हैं कि बच्चे सीखते हैं, उनको अगर आप रीइंफोर्समेंट दो तो वो जल्दी सीखते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कल्चरल सिमिलैरिटी के सबके सीखने का तरीका एक जैसा क्यों है? पूरे वर्ल्ड में बच्चों के सेम वो क्यों होते हैं, प्रोग्रेस क्यों होती है सेम तरीके से? उसके पीछे क्या रीज़न है? और उसके बाद लास्ट है कि जनरल लॉज रिलेटिंग टू बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कैन बी अप्लाई। तो वही है, एनिमल्स के ऊपर जो लॉज हैं वो ह्यूमंस के ऊपर कितने एप्लीकेबल है, वो चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखना। तो ये लर्निंग थ्योरी थी ऑपरेंट की, पर्सनालिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बाय B.F. स्किनर। अगला जो आपका यूनिट है, यूनिट 4, वो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पे है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So thanks for watching.